नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 17 है कश्मीर आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके जो कवि हैं वो उसका नाम है वीरेंद्र मिश्र। तो दोस्तों, इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके ये जो कवि हैं वीरेंद्र मिश्र उनका कुछ परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। लेसन नंबर 17 कश्मीर, जिसके कवि का नाम है वीरेंद्र मिश्र। उनका जन्म सन 1933 ईस्वी और निधन सन 1999 ईस्वी में हुआ था। वीरेंद्र मिश्र जी का जन्म मरैन यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। वे आकाशवाणी के मानद प्रोड्यूसर रहे थे। वे नवगीत विधा के गीतकार थे और फिल्मों के लिए गीत भी लिखते थे। इनके मुख्य काव्य संग्रह है गीतम, अविराम, अचल, मधुवंती, लेखनी बेला, जुलसा है छाया नट धूप में, काले मेघा पानी दे तथा शांति गंधर्व। इन्हें देव पुरस्कार एवं निराला पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रस्तुत रचना कश्मीर काव्य में कश्मीर के सौंदर्य एवं संस्कृति का परिचय कराया गया है। जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। सन 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 सननना सननना, गाता फिरता गीत पवन। उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता शालीमार चमन। भ्रमर बजाते शहनाई, किरणों की मालिन आई। झील किनारे वह डलिया भर, धूप बिखेरे बजरी में। इन लाइनों में कवि वीरेंद्र मिश्र जी ये कहते हैं कि आओ हम वहाँ चले जहाँ फूलों से भरी हुई घाटियाँ हो। घाटियाँ यानी कि दो नदियों या दो पर्वतों के बीच का भाग। कवि आगे कहते हैं कि हम कहते कि वहाँ चले जहाँ फूलों से भरी घाटियाँ हो और जिसे नावों की नगरी कहा जाता है। यह ऐसा प्रदेश है जो बर्फ से हमेशा ढका रहता है। वहाँ सन करती हुई हवा बहती है। इससे ऐसा लगता है कि मानो गाने के स्वर उभर कर आ रहे हो। सैर सपाटे पर आए हुए लोगों से उड़ते हुए पंछियों की तरह शालीमार बाग खिल जाता है। चारों ओर भौरों की गुनगुनाहट शहनाई से निकले हुए मधुर स्वर की तरह लगती है। यहाँ सुबह का दृश्य बहुत सुहाना लगता है। भोर में सूरज की जो किरणें हैं किसी मालिन की तरह लगती हैं। लगता है कि ये किरणें मालिन बनकर आई हुई हो और वे झील के किनारे अपनी डलियों से धूप निकाल निकाल कर बजरी पर बिखेर रही हो। बजरी यानी कि कंकड़ी। जंगल जंगल होड़ लगी है, तितली और टिटिहरी है। कभी हवा आ जाती है, नई गज़ल गा जाती है। तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है। चरवाहे की बंशी छिड़ती नील गगन की छतरी में। यहाँ कवि ये कहते हैं कि यहाँ इन जगहों पर इन जंगलों में तितलियाँ और टिटहरियों की बीच में जैसे कि होड़ लगी हुई है यानी कि स्पर्धा लगी हुई है। जब हवा बहती है तो जंगलों से गज़ल के स्वर सुनाई देते हो ऐसा लगता है। ज़मीन पर दूर दूर तक फैली हुई ये जो दूब है यानी कि घास है ऐसी लगती है जैसे कि मानो ज़मीन पर हरे रंग की कालीन बिछी हुई हुई हो। यहाँ कभी मौसम बदल जाता है और कभी कल्पना में आए हुए दृश्य में बदलाव आ जाता है। कहीं चरवाहे की बंशी के मधुर स्वर वातावरण में भींज जाते हैं।
पलछिन किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से, बस्ती करती बात जहाँ है दूर खड़े वीराने से। चश्मे जहाँ हिमानी हैं, फूल जहाँ रुमानी हैं, हिल हिल कर कहते पत्तों से चांद छुपा है बदली में। यहाँ कवि कहते हैं कि यहाँ कहीं बस्ती है तो कहीं निर्जन स्थान है। वे एक दूसरे से संपर्क साधते हुए से लगते हैं। यहाँ ठंडे पानी के अनेक स्रोत हैं। समूची घाटी सुंदर सुंदर कोमल फूलों से भरी हुई है। फूलों को देखकर लगता है जैसे वे अपने पौधों के पत्तों से बातें कर रहे हों कि देखो, चांद बदलियों में लुप्त हो गया है। यानी कि चांद बादलों में छिप गया है, गायब हो गया है। जल में खिली रुबाइयाँ, बजरों की अंगड़ाइयाँ, चले शिकारे संग में चल दी बागों की परछाइयाँ। प्रेम कथाएं विलहण की, कौन कहे गाथा मन की। जेलम सोई तारों वाले नभ की, नील मसहरी में। इन लाइनों में कवि कहते हैं कि झीलों और सरोवर के जल अठखिलिया करते से लगते हैं। उनके स्वर से रुबाइयों के सुनने का आनंद मिलता है। सरोवर के जल में तैरते बजरे यानी कि बड़ी नावें हिलते डुलती सी लगती हैं तो वे अंगड़ैयाँ सी लेती हो ऐसी नज़र आती हैं। पानी पर शिकारे शिकारे यानी कि लंबी नावें जब चलती हैं तो पानी में आसपास बगीचों की परछाइयाँ दिखाई देती हैं। शिकारों के चलने पर ऐसा लगता है कि जैसे बाघों की परछाइयाँ शिकारों के साथ साथ चल रही हों। इस भूमि पर जगह जगह विलहण की प्रेम कथाओं के दर्शन होते हैं। यानी कि ये जो विलहण हैं वो एक विद्वान थे, कवि थे और उन्होंने कई प्रेम कथाएं लिखी हुई हैं। तो इसीलिए कहते कि वो कश्मीर के थे, इसीलिए जगह जगह उन्हीं की प्रेम कथाओं के दर्शन हमें होते हैं। ऐसे माहौल में अन्य कहानियों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ झेलम नदी सितारों से सज्जित मसहरी में सोई सी लगती हैं। अमरनाथ की राहों में, शेषनाग की बाहों में, पश्मीना ध्वज फहर रहा है देवदारू की छाहों में। मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है, दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में। चलो चले फूलों की घाटी में, नाव की नगरी में। इन लाइनों में कवि कहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा और शेषनाग जैसा विशाल सरोवर है। पूरा प्रदेश देवदारू के बड़े बड़े पेड़ों से भरा पड़ा है। हमारा तिरंगा झंडा शान से फहरा रहा है। यह हमारा कश्मीर है। आज हमारे कश्मीर पर दुश्मन की कुटिल निगाहें हैं। समस्या जटिल है, पर हे वीर जवानों, तुम सतर्क रहो और इस बात का ध्यान रखो कि हमारे कश्मीर पर आँच न आने पाए। आओ फूलों की घाटी और नाव की नगरी में चलें। तो इस प्रकार से कवि वीरेंद्र मिश्र जी ने यहाँ पर प्रकृति यानी कि जो कश्मीर की जो प्रकृति है उसका वर्णन हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। और कश्मीर को घाटी की नगरी और बर्फ़ की नगरी कहा है कि जहाँ पर वहाँ अगर हम जाते हैं तो हमारा मन बहुत खुश हो जाता है। और कहते हैं कि ऐसी जो नगरी है कश्मीर की नगरी और कहीं देखने को मिलेगी नहीं। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ कश्मीर का सुंदर वर्णन हमारे सामने करने का प्रयत्न किया है। स्वाध्याय निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि कवि ने नाव की नगरी किसे कहा है। तो इसका जवाब है कि कवि ने नाव की नगरी कश्मीर को कहा है। दूसरा प्रश्न है कश्मीरी हवा क्या गाती है।
तो उसका आंसर है कि कश्मीरी हवा गाना गाती है, यानी कि गीत गाती है। तीसरा प्रश्न है, जंगल में किन किन के बीच होड़ लगी हुई है? तो इसका आंसर है कि जंगल में तितलियों और टीटहरियों में होड़ लगी हुई है। चौथा प्रश्न है, कवि को चश्मे और फूल कैसे लगते हैं? तो उसका आंसर है कि कवि को चश्मे रुमानी और फूल हिमानी लगते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि कश्मीर में सुबह किस तरह होती है? तो उसका आंसर है कि कश्मीर में सुबह बहुत सुहानी होती है। सनसन करती हुई वहाँ शीतल हवा चलती है। शालीमार बाग सैलानियों से भरा रहता है और भंवरे गुंजा यानी कि गुंजन करते रहते हैं। ऐसे सुहाने वातावरण में सूर्य की जो किरणें हैं वो उभरती हुई सी दिखाई देती है और इस समय ऐसा लगता है कि जैसे झील के किनारे किरण मालिन का रूप धारण करके अवतरित हुई हो और वह डलियों में धूप कोले भरकर ले आई हो। वह उस धूप को बजरी पर बिखेर रही हो, ऐसा महसूस होता है। दूसरा प्रश्न है कि कश्मीर की रक्षा के लिए कवि क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है कि कवि कश्मीर की प्रशंसा करते हुए ये कहते हैं कि ये जो भारतवर्ष की बर्फीली पगड़ी की तरह है, यानी कि ये जो कश्मीर है यानी वो हमारे भारत देश की बर्फीली पगड़ी की तरह है। यहाँ की जो सुंदर घाटियाँ हैं, अमरनाथ की राहें यानी कि रास्ते, शेषनाग के क्षेत्र, देवदारू के हरे भरे पेड़, इन सबसे वो आच्छादित हैं। इस क्षेत्र में सर्वत्र तिरंगा झंडा लहरा रहा है। आज कश्मीर में अशांति व्याप्त है, हमें उसकी जी जान से रक्षा करनी है। दुश्मन का डटकर मुकाबला करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कश्मीर पर किसी भी तरह की आँच न आने पाए। तीसरा प्रश्न है कि कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण कैसा होता है? तो उसका आंसर है कि कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। यहाँ की हवा में गीत संगीत की स्वर लहरी का आभास होता है। लगता है कि हवा में किसी नई नई गज़ल का स्वर गूंज रहा हो। चौथा प्रश्न है कि पश्मीना ध्वज से कवि का क्या तात्पर्य है? तो पश्मीना ध्वज का अर्थ है कि हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा। ये झंडा हमारे देश की शान, मान और हमारा प्राण है। इसके तले देश के सभी निवासी सुरक्षित हैं। यह सौम्य ढंग से नागरिकों की रक्षा का प्रतीक है। पांचवा प्रश्न है कि कवि ने कश्मीर को नाव की नगरी क्यों कहा है? तो उसका जवाब है कि कश्मीर की प्राकृतिक छटा मन को मोहित कर लेने वाली है। यहाँ अनेक झील और सरोवर है जिनमें सैलानी सुंदर नावों में नौका विहार का आनंद लेते हैं। नावें कश्मीर की पहचान है, इसीलिए कवि ने कश्मीर को नाव की नगरी कहा गया है, यानी कि कहा है। निम्नलिखित प्रश्न के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए कि पहला है कि कवि कश्मीर दर्शन के लिए आह्वान देते हुए कश्मीर का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं? तो उसका आंसर है कि कश्मीर अत्यंत सुंदर और रमणीय स्थान है। इसकी प्राकृतिक रचना मन को मोहित कर लेने वाली है। कवि कश्मीर का फूलों की घाटी, नाव की नगरी के रूप में वर्णन करते हैं। यहाँ अनेक सुंदर सरोवर हैं जिनमें सैलानी नौका विहार का आनंद ले सकते हैं और कहते हैं कि शालीमार बाग को सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बताया गया है। झीलों के किनारे सूर्योदय का अनूठा दृश्य देखने को मिलता है और साथ ही घाटी में मखमली जो दूब है वो जैसे कि गालीचे का एहसास कराती हो। कहीं बस्ती है तो कहीं वीरान मनभावन स्थान है। शीतल पाने वाले झरने और कोमल फूलों की भरमार यहाँ पर है। घाटी में देवदारू के पेड़ों की जो शोभा है वो निराली है। यहाँ अमरनाथ की पवित्र गुफा और शेषनाग सरोवर आया हुआ है। कवि
फूलों की घाटी और नाव की सुंदर नगरी में चलने के लिए लोगों को आह्वान करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पवन तो उसका जवाब है हवा। पंछी तो पक्षी। चमन तो चमन का अर्थ है बाग। आलम तो आलम का अर्थ होता है जहाँ, जगत, दुनिया। मल्लाह तो मल्लाह का अर्थ होता है कि नाव चलाने वाला। मौसम तो मौसम का जो पर्यायवाची शब्द है तो मौसम का जो समानार्थी है ऋतु। मसहरी तो मसहरी का जो अर्थ है मच्छरदानी। अगला जो शब्द है शबनम, तो शबनम का अर्थ होता है ओस। अब हम देखेंगे विरोधी शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। घाटी तो घाटी का जो विरोधी शब्द होगा शिखर। दूसरा है स्वर्ग, तो स्वर्ग होगा नर्क। श्याम तो श्याम का जो विरोधी है होगा सफ़ेद। मीठी तो मीठी का विरोधी शब्द होगा कड़वी। दूर, दूर का विरोधी शब्द होगा पास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। बर्फ तो उसका विशेषण होगा बर्फीला। हिम तो हिम का विशेषण होगा हिमानी। मखमल तो मखमल का विशेषण होगा मखमली। स्वर्ग तो स्वर्ग का होगा स्वर्गीय। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।